समय के आधार पर इतिहास का विभाजन। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मतलब जो सबसे पुरानी हमारी इतिहास है, शुरू की इतिहास है ना, मानव जिस समय है ना अच्छे से मतलब लिख नहीं सकता था, उतने मतलब विकसित नहीं हुई थी सभ्यता, उस समय के इतिहास है। अगला है मध्यकालीन इतिहास, है ना, बीच की इतिहास, शुरू के बाद क्या बीच की इतिहास, मतलब यह प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच की अवधि, मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जो घटना घट रहा है, जैसे ये है हमारा एशिया, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये अफ्रीका है ना, और ये तो जानिए रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 1 2 3 जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी 9th and 10th। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को, इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैप्टर को इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं कि हर एक चीज, एक एक पॉइंट आपको क्लास में ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक ही क्लास में आपके सारे चीज को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। देखिए, आप लोग को पता होगा कि जैसे कि एनसीईआरटी में यदि आप इसी चैप्टर को देखिएगा तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो है, आपके बुक में जो है देखे होंगे कि आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा यूरोप में क्या, राष्ट्रवाद। यहां पे उदय बिल्कुल भी नहीं है, यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन जो चीजें हैं वो रिलेट्स करते हैं उसी चैप्टर से, क्योंकि देखिए जितने भी सिलेबस होते हैं वो एनसीईआरटी को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसी के आधार पर इस चैप्टर को यहाँ पे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और मैं आपको गारंटी देता हूं एकदम बिहारी अंदाज में मैं आपको एक एक चीज को समझाऊंगा, ना कि आपको मैं याद करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक, है ना, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहां पे आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, और एसएसटी में जितने सब्जेक्ट है वो सारे चीज मिलेगा। और सभी चीज कौन पढ़ाएंगे, आपके क्रिस सर। मेरा नाम क्या हुआ, क्रिस सर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जैसे कि चैप्टर होता है तो चैप्टर का जो नाम है पहले उस पर चर्चा होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का जो नाम है, आप नाम देखिए, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को डिटेल में मैं समझाऊंगा। जैसे आपका जो गांव होगा वो किसी ना किसी पंचायत के अंतर्गत जरूर आता होगा, और आपके जो पंचायत है वो किसी ना किसी जिला के अंतर्गत आता होगा, और यदि आपके जो जिला है वो किसी ना किसी राज्य के अंतर्गत आता होगा, और वो राज्य जो है किसी देश के अंतर्गत आता होगा, और वो देश जो है किसी महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो यूरोप है ये कोई देश नहीं है, बल्कि एक महादेश है। मतलब जैसे पंचायत में क्या होता है, गांव होता है, तो उसी तरह से, है ना, महादेश में क्या होते हैं, ढेर सारे देश आते हैं। तो यूरोप में ढेर सारे देश थे, और वहां पे क्या पनपा, तो वहां पे पनपा राष्ट्रवाद, है ना। अब हम एक एक चीज को समझेंगे कि भाई राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र हम किसको कहते हैं, और वाद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाद का मतलब होता है विचार। वाद का मतलब क्या होता है, विचार। और राष्ट्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जहां पे सब चीज इक्वल हो, धर्म सेम हो, है ना, कपड़ा पहनने का तौर तरीका सेम हो, संस्कृति सेम हो, सभ्यता सेम हो, हर एक चीज एक जैसी फीलिंग हो, एक जैसी क्या हो, भावना हो, ठीक है। इस तरह का चीज जो हमारा वो क्या है, राष्ट्र है। मतलब राष्ट्र सिंपली समझिए उस चीज को हम, यानी उस देश को राष्ट्र से हम संबोधित करेंगे जहां पे, है ना, हर एक चीज क्या हो, एक जैसा हो, अलग अलग नहीं हो। अब आप कहिएगा सर अपना भारत क्या है, राष्ट्र है।
भारत की यदि मैं बात करूं तो वो राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, और है ना, मतलब अलग अलग एरिया के हिसाब से लोग के खाने के तौर तरीके बदल जाते हैं, कपड़े पहनने के तौर तरीके बदल जाते हैं। तो उसी तरह से है ना, हम कह सकते हैं कि भारत जो है मतलब राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब उदय हुआ, मतलब राष्ट्रवाद आया। क्या समझिए, जैसे कि गांधी को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, गांधीवाद कहते हैं। लेनिन को मानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लेनिनवाद कहते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्र के हित में राष्ट्र को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्र के लिए विचार, देश के लिए जो विचार है वो हमारा क्या कहलाता है ना, राष्ट्रवाद कहलाता है। आइए हम लोग एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी ये जानेंगे कि ये यूरोप जो हमारा महादेश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उनके मैप को देखेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं माय डियर कि यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो राष्ट्र समझ में आ गया, वाद समझ में आ गया। वाद मतलब कौन सी, विचार होता है। क्या होता है, विचार। आपका जो सोच है, आप किसको मानते हैं, आप किसको वैल्यू करते हैं, वही हमारा क्या है, ठीक है, वाद है। चलिए एक एक चीज को हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कितना मजा आएगा कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए पहला पेज मैं जानबूझ के यहाँ पे लगाया हूं, ठीक है। और ये पेज आपके बुक में होगा, यदि बिहार बोर्ड के आपके पास बुक है तो बुक जरूर ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके बुक के एक एक पॉइंट को मैंने उठाया है, एक एक चीज को भी मैंने नहीं छोड़ा है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। हर एक चीज को मैंने अपने, है ना, अपने शब्दों में, सरल शब्दों में तोड़ तोड़ के हर एक चीज को मैं लाया हूं, ठीक है। चलिए तो समझिए। सबसे पहले ये आपके पेज आपके बुक में होगा, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये नेपोलियन है, और नेपोलियन की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इतने जबरदस्त ये सैनिक थे कि मैं क्या बताऊं, एकदम बिल्कुल जीरो से, एकदम केजीएफ चैप्टर 2 जो देखे ना, केजीएफ फिल्म जो देखे, मतलब उसके जैसा है, एकदम जीरो से। कहां से, जीरो से, ठीक है। जीरो से ये स्टार्ट करके, है ना, इतने बड़े महान, है ना, मतलब नाम कमाए थे। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे है कि आज पहला क्लास है तो हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई हिस्ट्री क्या है, कहां से आया, कैसे बना, और हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, सब चीज के बारे में। तो चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में क्या, राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म इन क्या, यूरोप। और यही चीज एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, ठीक है। डजंट मैटर, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। यदि आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, या कोई बोर्ड के बच्चे हैं, सबके लिए ये क्लास क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी जानकारी, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग हल्का सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। 5 मिनट बहुत हो गया है ना, हार्डली कितने, 5 मिनट्स, 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यह 3 शब्दों के मेल से बना है ना, इति और ह और क्या, आस, है ना। बहुत जगह आप देखे होंगे 2 चीज से, कितने, 2 चीज से मिलकर बना है ना, इति, है ना, हास करके दिखा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये बने कितने हैं, है ना, 3 चीजों से ये मिलके क्या है, बने हैं। इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब क्या होता है, था, ठीक है। ये 3 मतलब चीजों से मिलकर इतिहास का, है ना, क्या, ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, और संस्कृत भाषा से हुई है, और हिंदी में ये हुई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। अब देखिए सवाल आता है कि सर इतिहास मतलब क्या, जो हमारा बीत गया वही क्या है इतिहास, मतलब ही नहीं बनता है। मतलब कहने का मतलब कि अभी जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने किसके बारे में चर्चा किया, नेपोलियन के बारे में, क्या वो इतिहास कहलाएगा, बिल्कुल इतिहास नहीं कहलाएगा ना। हाँ वो समय जरूर कहलाएगा, है ना, समय, पास्ट टाइम। कौन सा टाइम, पास्ट टाइम। अब जैसे मान के चलिए कि इससे पहले, है ना, इससे पहले आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, क्या वो इतिहास कहलाएगा, नहीं। आप अक्सर सुनते होंगे कि इतिहास रातों रात नहीं लिखी जाती है, इतिहास के लिए कई मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे इतिहास नहीं लिखाता है। कहता है ना, एक डायलॉग बाजी भी सुने होंगे, है ना, कि जो है ना, पानी से नहाने से लिबास बदलता है ना, क्या, पानी से नहाने से क्या बदलता है ना, पानी से नहाने से लिबास बदलता है, और पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए, इतिहास हम उसी को कहेंगे जिसका हमें प्रमाण मिलेगा।
चाहे वो लिखित में हो या फिर, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि लिखित में होना एकदम मैंडेटरी है ना, लेकिन जिस एक समय ऐसा भी हुआ होगा जिस समय लिखने की कोई, मान के चलिए हमारे पास स्किल नहीं होगा, टूल्स नहीं होगा, तो मतलब उसके भी आधार पर हम इतिहास को मानते हैं, पौराणिक कथाओं के आधार पर भी मानते हैं। लेकिन इतिहास को हम ऐसे कहते हैं कि डायरेक्ट जो बीत गया है ना, बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका प्रमाण होना चाहिए, है ना, जैसे होता है ना सत्य, मतलब ये होता है ना, सत्य को प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष को सत्य की, है ना, जरूरत नहीं होती। इस तरह का आप डायलॉगबाजी सुने होंगे ना, तो ये चीज होना चाहिए, मतलब उनका प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, तभी वो होगा। और ऐसा काम होना चाहिए कि जो युगों युगों में वैसा काम नहीं हुआ हो। ठीक है, समझ रहे? अब जैसे कोरोना, अभी कोविड-19 हुआ था, तो ये इतिहास में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास बनेगा। अब ये नहीं कि 5 दिन पहले आपको बुखार आया था तो वो भी क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ठीक है, समझना है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था, मतलब उसमें कोई मतलब ये वाला बात नहीं था कि झूठा मूठा बात, ऐसा कुछ नहीं था ना, कि घटनाओं की ओर संकेत करता है ना, यह अतीत की घटनाओं की ओर क्या संकेत करता है? अतीत मतलब जो घटना घटा है ना, जैसा कि वे वास्तव में घटित हुई थी। चलिए और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि वेद होते हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, उसी तरह से क्या होते हैं? अर्थवेद होते हैं। तो सबसे पहले ये दिखने के लिए कहां मिला? अर्थवेद में मिला। अंग्रेजी में हिस्ट्री, है ना, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री शब्द अंग्रेजी में आया है, ये हिस्टोरिया से आया। किससे आया है? हिस्टोरिया से आया है ना, जिसका अर्थ है जांचा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, है ना, जांच द्वारा, क्या? जांच द्वारा किए गए ज्ञान को प्राप्त करना ही, है ना, या फिर पूछताछ का लेखा, है ना। ग्रीक में हिस्टोर, है ना, का अर्थ होता है जानने वाला या विद्वान या फिर क्या? गवाह। अतः हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? माय डियर, मैंने पूरा इसमें अपना क्या एफर्ट दिया है, पूरा एनर्जी दिया है। ठीक है, चलिए अगला, इतिहास के प्रकार, है ना, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। इतिहास के भी कई क्या हुए? प्रकार हुए, जैसे राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, है ना, इस तरह के ढेर सारे इतिहास का मतलब प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे राजनीतिक में हो गया भाई, जो सत्ता और राजनीतिक घटनाओं के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता हो, केंद्रित करना पड़ता है। सामाजिक हो गया, समाज में, समुदाय में लोगों के जीवन शैली का जो अध्ययन है वो हो गया। आर्थिक इतिहास की बात करें तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि व्यापार हो गया, ठीक है, धन के बारे में, है ना, हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा कहलाएगा। और सांस्कृतिक इतिहास, ये संस्कृति, धर्म और कला और अध्ययन को, है ना, अध्ययन करते हैं, जिसमें धर्म के बारे में, कला के बारे में ये सब कहलाता है। ठीक है, बौद्धिक इतिहास भी हुआ, यह विचार और दर्शन के बारे में बताता है, स्कूलों में व्यापक रूप से पता चलता है। सैन्य इतिहास, यह युद्ध के बारे में बताता है। कूटनीतिक इतिहास, यह अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जैसे अब मान के चलो ये भारत है, कोई चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है ना, वहां पे जो संबंध या संधियों की, संघर्षों की कूटनीति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब देखो समय के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया। ये जो अभी विभाजन देखे, प्रकार देखे, ये जनरली मतलब मान सकते हैं कि इतिहास के ये क्या है? प्रकार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के आधार पर जो है इतिहास का क्या किया, है ना, वर्गीकरण किया गया। और यहां पे देख सकते हैं इतिहास का, समय के आधार पर इतिहास का विभाजन। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मतलब जो सबसे पुरानी हमारी इतिहास है, शुरू की इतिहास है ना, मानव जिस समय, है ना, अच्छे से मतलब लिख नहीं सकता था, उतने मतलब विकसित नहीं हुई थी सभ्यता, उस समय के इतिहास है क्या कहलाता? हमारा प्राचीन इतिहास। या मानव इतिहास की सबसे शुरुआती अवधि, है ना, को कवर करता है। समझ लीजिए जहां बंदर की कहानी है, कहां की कहानी है कि पूर्वज हमारे क्या थे? बंदर थे। ठीक है, वहां की कहानी है। ठीक है, अगला है मध्यकालीन इतिहास, है ना, बीच की इतिहास। शुरू के बाद क्या? बीच की इतिहास, मतलब यह प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच की अवधि, मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जो घटना घट रहा है, जैसे कोविड-19 हुआ, ठीक है, या 370 धारा वाला बात हुआ, ठीक है, आप लोग देखे होंगे जम्मू कश्मीर में जो घटना है सब घट रही है। ठीक है, तो ये जो अभी है, ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये क्या हुआ? आधुनिक इतिहास हुआ और एक प्राचीन इतिहास हुआ। तो प्राचीन और आधुनिक इतिहास के बीच के इतिहास को हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। आधुनिक इतिहास के बीच के अवधि को कवर करता है। ठीक है, और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास, है ना, ये भी है ना, यह मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच की अवधि को कवर करता है। और आधुनिक इतिहास जो अभी चल रहा है 18वीं शताब्दी से शुरू होकर वर्तमान तक की अवधि को कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास। यानी अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी से लेकर के अभी जो 21वीं शताब्दी तक चल रहा है, यही हमारा क्या है? आधुनिक इतिहास है। ठीक है, अब देखिए इतना सारा चीज होने के बाद तो हम तो पढ़ने जा रहे हैं,
अपना 10th में, है ना। तो भारतीय इतिहास भी है ना। जैसे अमेरिका का कुछ इतिहास रहा होगा, चाइना का इतिहास रहा होगा ना, होता है ना कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। क्या होता है? एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आपके किताब में ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्या करते हैं? रिलेट्स करते हैं, तो डजंट मैटर। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई भारतीय इतिहास के भी बारे में आप जान लीजिए, जरूरी है उसको भी जानना। क्या है? जरूरी है, भारतीय इतिहास को भी जानना जरूरी है। देखिए, यदि प्राचीन इतिहास की बात करें ना, भारतीय इतिहास के 3 मुख्य भेद है ना। प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन काल, है ना, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक कालखंड है। ठीक है, शुरुआत की है, जो मानव सभ्यता के उदय से लेकर लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में मानव ने शिकार, भोजन, संग्रह से लेकर कृषि और अस्थायी बस्तियों की स्थापना तक का सफर किया है। यह प्राचीन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इनके भी भाग में बांटे गए हैं। किनको? भारत के इतिहास को। फिर मध्यकालीन इतिहास हो गया, जिसे हम मध्ययुगीन काल भी कहते हैं। यह कालखंड लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। और इस दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने के लिए मिले। और अंतिम आधुनिक इतिहास, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, यह कालखंड 18वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक माना जाता है। और इस दौरान भारत में, है ना, यूरोपीय शक्तियां, अब देखिए यूरोपीय शक्तियां मतलब कौन सी? अंग्रेजवा शब्द है ना। यूरोप शक्तियों का आगमन मतलब वही, है ना, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ब्रिटिश शासन की स्थापना और स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत का क्या? उदय। ये सब सारी चीज घटनाएं घटी 1947 में, है ना। ये सब जो देख रहे हैं, ये सब 1857 का विद्रोह, ये सब। ठीक है, चलिए, तो यहां तक जो मैंने अभी आपको सुनाया, अभी जो आपने यहां तक सुना, ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको बेसिक चीज बताया। चलिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर। क्या करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए पीछे जो हमारे आप देख रहे हैं ये मैप है। ये क्या है? मैप है। और ये कहां का मैप है? तो ये यूरोप का मैप है ना, मतलब वर्ल्ड, मतलब यूरोप का मैप नहीं है, सॉरी, है ना, ये यूरोप का मैप नहीं है, बल्कि ये 7 महादेश का क्या है? मैप है ना, वर्ल्ड मैप हम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड मैप। जैसे कि हम लोग किस महादेश में आते हैं? एशिया। आपको पता होगा सबसे बड़ा महादेश कौन होते हैं? हमारे एशिया ही होते हैं, सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं कलर में भी आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? कलर में भी आपको दिख जाएगा, ये सबसे क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये है हमारा एशिया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये अफ्रीका है ना। और ये तो जानिए रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4, है ना, 5 6 और यहाँ पे अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे ये क्या है? 7। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रिया है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ना तो इनके बारे में, ना तो इनके बारे में, है ना, ना ही इनके बारे में, ना ही इनके बारे में, ना ही इनके बारे में। हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में, यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यूरोप के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यूरोप, है ना। ये जो है, ये इतना है ना, ये यूरोप में जो जो भी देश आ रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और सिंपली इस चैप्टर में एक ही चीज है कि भाई जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रवाद का जो विचार पनपा कहां पे? यूरोप में। वो किस तरह से आगे बढ़ा, है ना, क्या क्या घटनाएं घटी, है ना, क्या क्या समस्या आया। क्योंकि इनके विरोध करने वाले भी तो होंगे ना कि राष्ट्रवाद ना हो, है ना। जैसे राजा का शासन चल रहा है, राजा का ही शासन चलेगा, दूसरा का शासन नहीं चलेगा, प्रजा का शासन नहीं चलेगा, कुछ नहीं। तो ये चीज हम मुख्य रूप से इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ये आप देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, यहां पे आपको लगेगा अक्सर ये इसको आप कहे ला रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए कि जो राष्ट्रवाद का जो विचार था वो किस तरह से धीरे धीरे क्या पनपा। ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मैं बिहार बोर्ड में थोड़ा सा लाके मतलब चर्चा कर रहा हूं। तो ये नहीं समझना है कि सर ये कुछ नया चीज आप ला दिए, हम तो कहीं और कुछ देखे थे, कुछ और पढ़े थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ये, है ना, इस व्यक्ति का नाम आपको बता दें, फ्रेडरिक, है ना, सेर्यूर इनका नाम है ना। और ये इनका पेंटिंग है ना, फ्रेडरिक सेर्यू का ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये जो पेंटिंग इन्होंने डिजाइन किया था ये एक कल्पना था, ये इनका एक क्या था? कल्पना मात्र था। ठीक है, ये क्या कल्पना कर रहे थे? ये कल्पना कर रहे थे इसी चीज के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रवाद के बारे में ये कल्पना कर रहे थे ना। फ्रेडरिक साहब जो है ना,
फ्रेडरिक साहब जो है ना, ये क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, ये कल्पना कर रहे थे बेचारा, ये क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे किसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये देखिए एक जो है ये देवी है ना, मतलब स्वतंत्रता की हम कह सकते हैं कि इस तरह से है ना मसाले के ये खड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग देश के सब क्या है, फ्लैग है, झंडे हैं, अलग अलग झंडे हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे ये पीछे जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज जो है ना, ये जो है ना, ये सब एक राष्ट्र के रूप में क्या परिवर्तित हो चुके हैं। और यहाँ पे ये सब देश के अलग अलग देश में अलग अलग भगवान को क्या करते हैं, पूजते हैं। तो यहाँ पे सब देवी देवता हैं, ये सब के सब क्या है, देवी देवता हैं। ऊपर से ये सब के सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तुम लोग मतलब एक राष्ट्र में क्या परिवर्तित हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो आ रहे हैं, तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। अभी ये राष्ट्र मतलब राष्ट्रवाद यहाँ पे इस देश में वैसा मतलब नहीं विचार आया, ठीक है। ये सब अभी आ रहे हैं। और ये जो पीछे है ना, ये सब पीछे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सबको मिल चुका है भाई, है ना, ये सब चीज को मिल चुका है। मतलब ये एक कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना कि मतलब जितने भी देश हैं, सब देश जो भी देश हैं, वो सब किसमें, राष्ट्र में परिवर्तित हो जाए, किसमें परिवर्तित हो जाए, राष्ट्र में। और जो इनके भगवान है, ये ऊपर से क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इनकी एक कल्पना थी, है ना, एक कल्पना मात्र था, है ना, फ्रेडरिक साहब की एक क्या थी, कल्पना मात्र ये चीज थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला आदि हम बात करें, अगला अगला चीज देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। फ्रेडरिक शेरियस शेरियो फ्रेडरिक शेरियो फ्रेडरिक शेरियो शेरियो फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रांसीसी कलाकार थे जो 19वीं शताब्दी में हुए थे। वे अपनी राष्ट्रवादी और उदारवादी क्रांतियों को दर्शाने वाली कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। 1848 में उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने एक आदर्श विश्व की कल्पना की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम ला रिपब्लिक यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल है, जो उनके लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्यों के स्वप्नदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस पेंटिंग में उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को एक लंबी ट्रेन में मार्च करते हुए दिखाया है, जहां वे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस चित्र में उन्होंने दर्शाया है कि कैसे लोग निरंकुश संस्थाओं के प्रतीकों को तोड़कर भाईचारे और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं।
फेडरिक सोरियो। तो चलिए समझ गए। तो यहाँ फेडरिक सेरियू जो है इस मतलब इसके मतलब इस पेंटिंग के मतलब मदद से, ठीक है, इन्हें एक मतलब क्या होता है कि इन्होंने कल्पना किया, क्या क्या कल्पना किया, इन्होंने 4 पेंटिंग बनाया था, उसमें से एक ये कल्पना मात्र ये दिमाग में ये कर रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं, मतलब ये कल्पना करके ये पेंटिंग बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक देवी है, ठीक है, ये देवी एक हाथ में मसाल लिए है, दूसरे हाथ में ज्ञान का जो मतलब है वो चीज ये लिए हुई है, ठीक है, और ये सब के सब है ना मतलब एक स्वतंत्रता और समानता के लिए मतलब कतार में लगे हुए हैं, और पीछे जो खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं कि ये सब चीज को, ये जितने भी इन्हें स्वतंत्रता मिल गए हैं, और इनके जो देवी देवता हैं इन्हें बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये आप चित्र देख सकते हैं, ये जो है प्रतिमा है ना, ये जो है, ठीक है। तो ये ज्ञान की देवी समझ लीजिए, क्या है, ज्ञान की देवी है ना, जो कि सबको मतलब एक समानता के ओर में मतलब इन सबको मिल चुका है, स्वतंत्रता समानता मिल चुका है, मतलब एक राष्ट्र में ये परिवर्तित हो रहे हैं, और ये सब जो है कतार में लगे होंगे, ये सब भी क्या राष्ट्र में ही परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया है ना, फेडरिक सेरियू का ये जो है पेंटिंग आपको समझ में आ गया होगा, और ये एनसीईआरटी से रिलेट करता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही इसलिए ही देना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का ये जो उदय हुआ, या यूरोप में हम राष्ट्रवाद का जो कह सकते हैं विचार जो है, तो इनके भी मनों में ये भावना जगी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, यही सारी चीज को यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे मतलब वहां पे इस चीज की भावना जगा। अब देखिए ये जो मैप है आपके सामने है ना, ये पूरे के पूरे यूरोप महादेश के ये सारे के सारे क्या है, मैप है, ठीक है। अब देखिए इस मैप में एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, जैसे एक एक चीज को नहीं, मतलब ये नहीं कि पूरा मैप समझेंगे, बहुत लंबा टाइम लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से देश थे, ठीक है, देश थे, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे एशिया महादेश में जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। उसी तरह से यूरोप में ढेर सारे देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, है ना, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये देख रहे हैं। और ये फ्रांस जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इनकी भी बहुत भूमिका है ना, इस फ्रांस की भी क्या है, बहुत भूमिका है इसमें, ठीक है। आगे भी बहुत सारा चीज आपको दिखने के लिए मिलेगा, जैसे तुर्की हो गया, यूक्रेन हो गया, ये जितने भी है ना, ये जितने भी है ना, स्वीडन हो गया, ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये सब के सब है ना, ये सब के सब, ठीक है। स्पेन हो गया, ये जितने भी देश आपको दिख रहा है, सबके सब ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत आ रहे हैं, यूरोप के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसी में ये सारे देश में जो ये यूरोप का क्या, यूरोप में जो है ना राष्ट्रवाद का क्या भावना जगा, क्या जगा, राष्ट्रवाद का भावना जगा, कि भाई राष्ट्रवाद का विचार आया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अभी राष्ट्र का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है और वाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। राष्ट्र का मतलब सब कुछ एक जैसा हो, क्या हो, सब कुछ, बस इतने। राष्ट्र का मतलब सब कुछ क्या हो, एक जैसा हो, बस दिमाग में यही चीज आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर को अब स्टार्ट हो चुका है आपका चैप्टर बहुत पहले ही, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, यहां पे 4-5 ऐसे व्यक्ति है जिसका जिक्र हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं नेपोलियन के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है, नेपोलियन के बारे में चर्चा हुआ है। फिर जो है ये किसके बारे में, मेटरनिक के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है। फिर मेजनी के बारे में है ना चर्चा किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये है ना, ये आप देख सकते हैं ये क्या है ना, कैमिलो पाओल है ना, फिलोपो है ना, गियोलियो है ना, बेंसो काबूर यानी काउंट काबूर इसका नाम है, ठीक है। पूरा ये लंबा मैंने आपका नाम लिया, ठीक है, काबूर, ये व्यक्ति का भी जिक्र है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है इनका है, किसका है ना, गेरीवाल्दी का भी यहाँ पे जिक्र है, ये भी याद रखना है, इनके भी बारे में हमको पढ़ना है। और फिर इस व्यक्ति के भी बारे में, बिस्मार्क के भी बारे में है चर्चा। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये जितने भी पर्सन मैंने बताया है ना, सब पर्सन के बारे में यहाँ पे क्या है, जिक्र है ना, थोड़ा सबके बारे में जिक्र है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहले थोड़ा सा मैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं, इनके बारे में, किनके बारे में, इन तमाम जिस पर्सन का मैंने पिक्चर दिखाया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूंगा, ताकि आगे जाके जब ये इस व्यक्ति का चर्चा होगा तो आपके दिमाग में बना रहेगा, अच्छा ये सब चीज। तो मैंने क्या किया कि जो भी व्यक्ति उसमें था उस व्यक्ति का थोड़ा परिचय ले लिया, क्या ले लिया, थोड़ा, जैसे कि नेपोलियन है, मेजनी है ना, काउंट काबूर है, तो ये सब जो है इनका थोड़ा, मेटरनिक है, थोड़ा इनका थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। जैसे कि जन्म मरण काम उम क्या थे है ना, इन सब चीज के बारे में तो थोड़ा सा देख लीजिए। यदि हम इनकी नेपोलियन के बारे में चर्चा करें तो 1769 में इनका जन्म हुआ और 1821 में ये दुनिया को है ना छोड़ के चले गए, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे कहता है कि इनका जो है जन्म जो है नाम जो इसका पहले कुछ और था, है ना, नेपोलियनी, है ना, दी, है ना, बोनापार्ट से इनका क्या नाम था। कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति में, है ना, सेनापति थे। अब देखिए ये फ्रांस की क्रांति क्या है, आगे अभी आपको मिलेगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, है ना। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक, और 18 मई 1804 से लेकर 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से, है ना, सम्राट रहा, और वह पुनः 20, है ना, मार्च 22 जून 1815 में सम्राट बना, और वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों को भी क्या, है ना, शासक रह चुके थे। भाई 24 साल की उम्र में इन्होंने ये करके दिखाया, है ना, जो कि शायद कोई किया होगा। एकदम बचपन से ही बेचारा एकदम क्या कहा जाए, बहुत नीचे तबके से, बहुत गरीब परिवार से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये मेहनत करके, और सेना में ये इसलिए नहीं आया था, इसको पता भी नहीं था कि हम इतने बड़े लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है। ये बेचारा मतलब गरीबी बहुत था, तो सोचा कि चलो सेना में ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ पैसे वहां से आएंगे तो हम अपने परिवार का क्या कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधियां, है ना, संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की, है ना, संहिता कहा जाता, ठीक है, संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था, मतलब हार जल्दी मानने वाला नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब बेचारा को क्या, है ना, हार का सामना देखना पड़ा। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था जब तक कि उसने 1812 में, है ना, रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची, है ना। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में, है ना, पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे, है ना, अंध महासागर के दूर द्वीप, है ना, सेंट हेलेना में बंदी बना लिया, और 6 वर्ष के अंत में वहां उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संख्या यानी आर्सेनिक का विष देकर क्या किया था, मार डाला था। मतलब वैसे तो जान ही रहे थे कि उस समय जो है मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ये जो अंग्रेज थे वो बहुत ही ज्यादा उनके जो सैनिक थे वो बहुत ही ज्यादा फैल रहे थे, और जो भी देश थे सब पे क्या मतलब गुलाम बना रहे थे, ठीक है। आगे उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ये संक्षिप्त जानकारी था किनके बारे में, नेपोलियन के बारे में। आगे भी हम जानेंगे नेपोलियन एक बहुत बड़े महान शासक कैसे बने, और कैसे इन्होंने, है ना, फैलाने का काम किया राष्ट्रवाद, है ना, कहां पे, यूरोप में बहुत फैलाया, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे कहते हैं कि 18 ये मेटरनिक के बारे में कि भाई इनका जन्म 1773 में हुआ और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। राजनेता व राजनीतिज्ञ, है ना, था। वह 1809 से लेकर 1848 तक ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य का विदेश मंत्री रहा। वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे, है ना, प्रभावशाली राजनायक थे। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीति का, है ना, सर्वे सर्वा बन गया, और उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपियन इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आप देखिए एक ऑब्जेक्टिव बना, 1815 से लेकर 1848 तक के यूरोपीय इतिहास को किस नाम से जाना जाता है, तो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मेटरनिक ने अपने प्रतिनिधित्व काल में प्रतिक्रिया और, है ना, अनुदारिता का अनुकरण करने की नीति की अपनाई, और उसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया का साम्राज्य यूरोप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया, ठीक है। वह कुलीन श्रेणी के खानदान का व्यक्ति था। अपने विश्वविद्यालय के शिक्षण काल में उसने फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए कुलीनों की दुख गाथा को सुना था, तथा उसी समय से वह क्रांतिकारी भावनाओं का घोर शत्रु बन गया, और उसका पिता पवित्र रोमन साम्राज्य का उच्चाधिकारी और जर्मनी, है ना, जागीरदार था। राइन नदी के किनारे पश्चिमी जर्मनी में उसके पिता की एक बड़ी जागीर थी। जब क्रांति के दौरान नेपोलियन ने इस जागीर पर अधिकार कर लिया, तो मेटरनिक विद्यार्थी जीवन में ही क्रांति का विरोधी एवं नेपोलियन का कट्टर शत्रु बन गया। यानी इनका क्या ये बन गए थे, शत्रु बन गए थे, ठीक है, जब इनके पिताजी वहां पे ये सारी चीज थे, ठीक है। जोसेफ मेजनी के बारे में बात करें, 22 जून 1805 में इनका जन्म हुआ। 10 मार्च 1872 को दुनिया को छोड़ के चले गए। ये एक इटली राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे। उन्हें इटली का स्पंदित, है ना, स्पंदित हृदय कहा जाता है। याद रखिएगा, स्पंदित
हृदय, स्पंदित हृदय कहा जाता है। उन्होंने 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप की क्या की थी, स्थापना की थी। ये भी याद रखना, 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। भाई कौन किया था, मेजनी किया था। आगे है, वे इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक आदर्श भी थे। इटली के एकीकरण के लिए आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। 1830 में उन्होंने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या, असफल रहे। और उन्होंने 1848 में मेटरनिक के पराजय के बाद एक बार फिर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी असफल रहे। और वे कार्बोनारी के गुप्त दल के सदस्य थे, कार्बोनारी गुप्त दल के। उन्हें 1831 में लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के लिए देश निकाल दे दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1810 और 1861 में ये चले गए, जिन्हें काबुल के नाम से बेहतर जाना जाता है। एक इतालवी राजनीतिज्ञ और राजनेता थे जो इतालवी एकीकरण की दिशा में आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। केवुर का जन्म नेपोलियन शासन के दौरान ही ट्यूरिन में हुआ था। 1831 तक वह एक सैन्य अधिकारी थे। बाद में उन्हें औद्योगिक क्रांति के प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए यूरोप की यात्रा करने का फैसला किया और उन यात्राओं में उन्हें ब्रिटिश उदार प्रणाली के सिद्धांतों को जानने और समझने में मदद मिली। 4 साल बाद केवुर पिंडमोट लौट आए और उन्हें कृषि और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था का प्रभाव संभाला और स्कूलों के प्रसार के लिए काम किया। उस समय के दौरान उनके व्यापार और बैंकिंग गतिविधियां ने उन्हें पिडमोट के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। ठीक है, चलिए ये इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फटाफट तेजी में, इनके बारे में, गेरिबाल्दी के बारे में। 4 जुलाई 1807 में और 2 जून 1882 में इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे जिन्हें इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबुर विक्टर एमनुअल द्वितीय तथा मेत्तिनी के साथ गिरिबाल्दी का नाम भी इटली के पिताओं में सम्मिलित है। आगे है, गिरिबाल्दी जब पैदा हुए तब इटली कई राज्यों में खंडित था और यूरोप की बाकी शक्तियां रहन सहन और कर्म पर था। पहले उन्हें क्या, कार्बोनारी नाम के गुप्त राष्ट्रवादी के क्रांतिकारी संगठन के साथ नाता जोड़ा, लेकिन एक असफल विद्रोह के बाद उन्हें इटली छोड़ना पड़ा। फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई विद्रोह और लड़ाइयों में हिस्सा लिया। इसके बाद वे वापस इटली आए और इटली को एक करने की लड़ाई में मुख्य रणनीतिकार के रहे। आधुनिक युग में इतालवी लोग उन्हें एक देशभक्त नेता मानते हैं और आदर से देखते हैं। ठीक है, और लास्ट यदि हम किसके बारे में बात करें, बिस्मार्क के बारे में, तो 1815 में जन्म, 1898 में कहानी खत्म। जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। ये जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर कौन था, तो भाई बिस्मार्क था, तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ओटो ऑफ बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे लोह चांसलर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, लोह चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है ना। वह अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर जर्मनी को यूरोप की सर्व प्रमुख शक्ति बना दिया और बिस्मार्क ने नवीन वैदेशिक नीति का सूत्रपात किया, जिसके तहत शांति काल में युद्ध को रोकने और शांति को बनाए रखने के लिए गुटों का निर्माण किया। उसकी इस संधि प्रणाली ने समस्त यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया। ठीक है, चलिए अब इतनी देर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, सर ये क्या चर्चा कर दी। मैंने इस व्यक्ति के बारे में चर्चा किया, जो व्यक्ति यहाँ पे क्या करता था, रिलेट्स था। इस चैप्टर में इनके बारे में हमें पढ़ना था आगे, बस थोड़ा थोड़ा हमने क्या दिया, जानकारी दिया। ठीक है, और उससे भी आपके ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उससे भी आपके ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ बन जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर में। थीम ऑफ द चैप्टर, देखिए हम इस चैप्टर को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप आराम से पढ़ लेते हैं, चीजों को सुन लेते हैं, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। और अभी जो जिस भी व्यक्ति के बारे में मैंने चर्चा किया, बस वो केवल एक जस्ट शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, उनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया। चलिए अब हम लोग समझते हैं चैप्टर के हर एक चीज को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं राष्ट्रवाद।
हमने आपको बताया था, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, अभी मेरा काम है समझाना। यहाँ पे कोई भी डिफिनेशन मैं आपको बताने वाला अभी नहीं हूं। जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आऊंगा क्वेश्चन आंसर पे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सारा चीज, ठीक है। और उसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए ध्यान से सुनिए, मैं बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं दूसरा क्लास लेकर आऊंगा जिसमें लिखा रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, और नीचे में लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दोनों कहानी उस क्लास में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि ये सुन करके चलो यार इसमें तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं है ना, बाद में क्वेश्चन आंसर। केवल क्वेश्चन आंसर सुनने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। जब आपके दिमाग में ये पूरी कहानी रहेगा तभी आप जो है बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बड़ा ही आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। राष्ट्रवाद कहता है कि यह एक ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसी भावना है, फीलिंग को हम कह सकते हैं क्या, भावना, है ना। यह एक ऐसी भावना है जहां लोग यह महसूस करते हैं कि वे एक ही देश के हैं। मतलब राष्ट्रवाद ये हमें फील कराता है कि वे एक ही देश के हैं और उनकी संस्कृति भी क्या है, सेम है, एक ही जैसा है, और वे सब एक साथ है। यह आधुनिक दुनिया में बहुत जरूरी है। और कहते हैं वर्तमान की दुनिया में, अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है क्या भाई, राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई राष्ट्रवाद क्या है, हमने आपको बताया कि भाई ऐसा भावना है ना जो सबके लिए क्या हो, एक जैसा हो, मतलब जहां लोग को यह महसूस कराए वे एक ही देश के हैं, उनकी संस्कृति एक है और वे सब एक साथ रहते हैं, और यह आधुनिक इतिहास के लिए, आधुनिक युग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यह है राष्ट्रवाद। यूरोप मैंने समझा दिया, राष्ट्रवाद भी मैंने समझा दिया। अब देखिए कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद जो फैला, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसका रहा, कौन ऐसे हीरो थे, यानी मुख्य हम नायक किसको कह सकते हैं, ये जो राष्ट्रवाद जो फैला उसको फैलाने का, तो मुख्य हीरो हम कह सकते हैं किसको, नेपोलियन को। किसको कह सकते हैं, नेपोलियन ही वो मुख्य हीरो है जिन्होंने इसको फैलाने का बहुत ज्यादा क्या किया, काम किया, इसको बढ़ावा देने का। तो चलिए कैसे कैसे इन्होंने अपना रोल अदा किया, है ना, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नेपोलियन का रोल रहा राष्ट्रवाद को फैलाने में। राष्ट्रवाद की जड़ें तो बहुत, है ना, पहले से थी, पहले से ही था। ये जो जड़ें थी मैंने आपको बताया था, है ना, फ्रेडरिक साहब का एक जो चित्र मैंने आपको बताया था, ये पहले ही कल्पना चल रही थी दिमाग में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं, लेकिन 1789 में जब फ्रांस में एक बड़ी क्या हुई, क्रांति हुई। याद रखना 1789 में, कब, ये हर एक पॉइंट जहां जहां मैं बोलूंगा दिमाग में हाईलाइट कर लेना, और हो सके तो अपने कॉपी में लिख लेना है। 1789 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो राष्ट्रवाद की भावना कब मजबूत हुई, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। आगे है ना, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ क्या, वियना, ठीक है। 1815 में ये चीज हुई, क्या हुई, 1815 में। अभी मैं आपको मैप भी यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे देखिए आपको एक मैप, आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा होगा, मैप दिख रहा होगा। और इस मैप में क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, पीछे जाकर देखिए मैप के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक नक्शा दिया गया, क्या दिया गया है, एक नक्शा आपको यहां पे दिया गया है, मैप, ठीक है। और कहता है कि जो दिखाता है कि 1815 में वियना कांग्रेस के बाद, है ना, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप की सीमाएं कैसे बदल गई। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, है ना, मतलब वियना कांग्रेस के बाद, ये क्या है वियना कांग्रेस, अभी आगे हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना, कि सीमाएं कैसे बदल गई, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के हिस्से हैं जो बताते हैं कि कौन कौन से इलाके किस देश में चले गए। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जब खेल खेलते होंगे बचपन में, तो बंटवारा होता है। क्या होता है, बंटवारा होता है कि सब तोड़ हो लो, ये सब हमर हो लो, है ना, मतलब अपना भाषा में बोल रहे हैं, ये सब तुम्हारा हुआ, ये सब हमारा हुआ, बंटवारा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे क्या हुआ, बंटवारा हुआ। क्या हुआ, मतलब वियना कांग्रेस के बाद जो है ना, ये उनकी सीमाएं क्या होने लगी, बदलने लगी। मतलब जैसे होता है कि भाईयारी में बंटवारा होता है ना, ये जमीन तोड़ हो गलो, ये जमीन हमर हो गलो, ठीक है, उस तरह से, है ना। और किस इलाके में कौन कौन से देश आते हैं, देखिए, ठीक है। ये मैप है, आप देख सकते हैं। और देखिए कि हरा रंग जो है ये क्या दर्शाता है, वे इलाके थे जो है ना पार्सिया को मिला। केकरा मिला, मतलब जैसे भाई होता है, 4-5 गो भाई है, तो ये जो मतलब हरा रंग वाला कौन है, हरा रंग वाला देख लीजिए, जितना भी हरा रंग वाला है, ठीक है, ये सब किसको मिल गया, है ना, ये सब हरा रंग वाला मिल गया किसको, पार्सिया को। उसके बाद हल्का हरा वाला किसको मिला, ये रूस को मिल गया। फिर उसके बाद जो लाल रंग है ना, ये हल्का हरा हो गया।
फिर कहता है कि लाल रंग किसको मिला भाई, है ना, तो सार्डिनिया को, ठीक है, ये किसको मिला, सार्डिनिया को, लाल वाले रंग को। फिर उसके बाद पीला रंग ये ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, ऑस्ट्रिया को, ठीक है, इनको मिल गया। और नीले रंग के लाइन को, है ना, ये जर्मन, है ना, परिसंघ की सीमाएं दिखाती है। तो ये जितने भी जो आपको देख रहे हैं, मतलब ये बंटवारा हो गया, क्या हो गया, बट गया, है ना, जहां जहां रंग के बारे में मैंने बताया उसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और उसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग में इलाके में चल गया। और इस नक्शे में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, किंगडम ऑफ पर्सिया, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रेलियन एम्पायर और स्विट्जरलैंड, किंगडम ऑफ, है ना, सार्डिनिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, है ना, पाप ऑल्ट स्टेट, टस्कनी और बोहेमिया, पोलैंड, सर्बिया और, है ना, वालाचिया जैसे देश दिखाए गए हैं ना। ये जितने भी मैंने अभी आपको चर्चा किया इसमें ये सब चीज देश इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया। सर इसमें कुछ याद रखना है, कुछ नहीं रखना है, बस मैंने आपको बताया कि इस मैप में ये सारा चीज, है ना, फिट है, क्या है ना, ये सारा देश है जो कि दिखाया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं वियना कांग्रेस की समस्या। क्या था भाई वियना कांग्रेस की समस्या, अब एक एक चीज को देखेंगे, मजा आएगा। कहते हैं ये बताया गया कि वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले बड़े बड़े नेता जैसे कि ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि करने वाले जो भी नेता थे, इस बात को नहीं समझ पाए थे कि जनतंत्र, अब देखिए एक वर्ड आता है कि जनतंत्र क्या होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि बबुआ बता कि जनतंत्र क्या होता है। भाई जनतंत्र हम किसको कहते हैं, तो जहां पे लोगों का शासन हो, किसका शासन हो, लोगों का शासन हो। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे अपने भारत में तो हम लोग का भी शासन है, ज्यादा भुज करेगा नेतवा को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो मतलब समझ नहीं पाए कि जनतंत्र, लोगों का शासन और राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति, है ना, प्यार, राष्ट्रवाद मतलब क्यों चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार की जो भावनाएं है वो कितनी तेजी से बढ़ रही थी उन जगहों पर। उन्हें लगा कि वे बस सीमाओं को, है ना, बदलकर सब ठीक कर देंगे। मतलब उनको लगा कि यदि हम बंटवारा कर देंगे, सीमा बदल देंगे तो सब चीज ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावनाएं बहुत मजबूत हो रही थी। कौन सा भावना है, जनतंत्र का, कि भाई लोगों का शासन होगा, और राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति उनके क्या, है ना, प्यार के, है ना, भावना क्या हो रहे थे, पनप रहे थे। आगे कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य, है ना, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1815 में वियना में एक बड़ी बैठक हुई थी, वियना, है ना, देश, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कहते हैं ना। एक सम्मेलन हुआ, बैठक हुआ, जैसे होता है ना कि गांव में कुछ होने वाला है, जैसे रामधुनी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सबको बैठ करके क्या करते हैं, बैठक करते हैं। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया, यानी होस्ट जो कर रहा था, मेजबानी मतलब क्या होता है, होस्ट कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने की थी। मतलब, है ना, सबको बुलाया और वहां पे जो मेन प्रतिनिधित्व कर रहा था मैटरनिक ने की थी, जो पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखने के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि जैसे राजा जो हुआ करते थे, राजा जो होते थे, है ना, जो राज शासन मतलब चलता था, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था वही नीति रहे, लेकिन उसको ससुरा को पता नहीं था कि बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जैसी ताकतवर यूरोपीय देशों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे यूरोप में फिर से शांति और संतुलन स्थापित करना था। और वे चाहते थे कि नेपोलियन के आने से पहले, है ना, वाली स्थिति फिर से आ जाए और कोई भी एक देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि वह दूसरे पर हावी हो सके। ये लोग बैठ करके ये विचार कर रहा था कि भाई, है ना, ऐसा ना हो कि हमरे ऊपर क्या कर दे, हमला कर दे, ऐसी कोई, है ना, योजना ना बने, ठीक है। और ये सब देश मिलकर के ये किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेटरनिक का उदय और उसका क्या उद्देश्य, उतनी बात तो समझ गया कि भाई वो लोगों ने मिलकर के इस तरह का किया। अब इनके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि नेपोलियन का अंत और मेटरनिक का लक्ष्य, है ना, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। नेपोलियन के युद्ध में, है ना, नेपोलियन के युद्ध से यूरोप में गणतंत्र। अब देखो, नेपोलियन के युद्ध से यूरोप में क्या आया, गणतंत्र आया। गणतंत्र मतलब क्या होता है, जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं। जैसे भारत एक ऐसा देश है, गणतंत्र है, जहां लोग अपने मन से, अपने खुशी से, है ना, अपने मालिक को चुनता है, अपने राजा को चुनता है, अपने शासक को चुनता है। और जनतंत्र, है ना, सबको बराबरी, है ना, का अधिकार मिले, है ना, इन चीजों का, है ना। तो कहते हैं कि भाई नेपोलियन के युद्ध से यूरोप में गणतंत्र और जनतंत्र, है ना, जैसे विचार फैल गए थे। मतलब नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप में इस तरह की भावना
फैल चुकी थी। और मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे और जिनकी तस्वीर भी हमने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, इन विचारों के खिलाफ थे। क्या था भाई? खिलाफ था, मतलब ये ठीक बात नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य इन विचारों का विरोध करना और यूरोप में फिर से पुरानी राजशाही वाली व्यवस्था, मतलब नेपोलियन जो विचार जगाए गणतंत्र का और जनतंत्र का, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किनको नहीं लग रहा था? ससुरा को, मेटरनिक का। इनका सोच था कि पहले वाला राजशाही चले, लेकिन वो चलने वाला है जी नहीं। और वियना कांग्रेस का मकसद था कि वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस के जरिए मेटरनिक ने यूरोप में, है ना, नेपोलियन के युग को खत्म करने और मेटरनिक के युग की शुरुआत करने की क्या की थी? कोशिश की थी कि भाई ओकर युग खत्म हो जाए, हमर चालू हो जाए। और इटली में बदलाव, इटली पर मेटरनिक अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया के छोटकर छोटकर रहेगा, मारेंगे दुलतिया, है ना, जो कहेंगे वही सुनेगा, ठीक है। जैसे सिसिली और नेपल्स, है ना, नेपल्स के इलाके बुर्बो वंश के सम्राट और फिर्डिनेंड को दे दिए गए और रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। और लेमार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया और परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत हेप्सर राजवंश को दे दिए गए, जबकि जनेवा और सर्डिया, पिडमॉन्ट को सर्डिया राज्य मिल गया। ये बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया कि छोटा छोटा बांट देंगे और वहां पे बना देंगे और वहां से क्या करेंगे? शासन करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आगे। फिर जर्मनी में बदलाव आया। क्या आया? जर्मनी में 39 रियासतों का एक संघ बनाया गया। भाई जर्मनी में 39 रियासतों का एक क्या संघ बनाया गया? इसका मकसद यह था कि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहे और कोई भी बड़ा राष्ट्रीय राज्य ना बन पाए, कोई भी बड़ा राष्ट्रीय राज्य ना बन पाए। इसके लिए उन्होंने, है ना, 39 रियासतों को जोड़ा। फ्रांस में पुरानी व्यवस्था की वापसी, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश की। इस बार वियना सम्मेलन में राजशाही समर्थक शक्तियां, है ना, जीत भी गई और अस्थायी शांति, हालांकि यह नई व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चली। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना, अपने देश के प्रति प्यार तेजी से फैलती गई और लगभग सभी देशों में यह भावना सामने आने लगी, जिससे आगे चलकर बड़े बदलाव होने वाले थे। आगे देख लेते हैं। फ्रांस में राजशाही की वापसी। फ्रांस में किसकी वापसी हुई? राजशाही की वापसी हुई, है ना। कहता है कि बुर्बो राजवंश की बहाली। वियना सम्मेलन में फ्रांस में पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को सत्ता में वापस ला दिया गया और 18वीं लुइस, है ना, को फ्रांस का राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। और फिर क्या हुआ, है ना, कि परिस्थितियों से समझौता हुआ और 18वीं लुई ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और पुरानी राजशाही व्यवस्था को पूरी तरह से थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने राजशाही समर्थकों और उन लोगों के बीच, है ना, संतुलन बनाने की कोशिश की जो उदारवादी थे और बदलाव चाहते थे। आगे संविधान की घोषणा। फिर क्या बोला कि भाई 2 जून 1814 को एक संवैधानिक, है ना, घोषणा पत्र जारी किया गया जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलता रहा। और यह एक तरह का समझौता था कि पूरी तरह से मनमानी नहीं करेगा, बल्कि एक संविधान के दायरे में काम करेगा। जैसे भारत में एक संविधान बना और उनके दायरे में सब कोई काम करता है। और चार्ल्स 10 का शासन यदि हम बात करें तो 18वीं लुई के बाद चार्ल्स 10 के शासनकाल में कुछ और बदलाव हुए, लेकिन अंततः 1830 की क्रांति के रूप में एक और बड़ी परिवर्तन सामने आया। और जुलाई 1830 की क्या क्रांति हुई? कहां की क्रांति हुई? जुलाई 1830 की क्या हो गई? क्रांति हो गई। देखिए क्या कहते हैं कि चार्ल्स 10 और उनका शासन, इस क्रांति का मुख्य कारण फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 था, है ना। अब ये पूछेगा 1830 की क्रांति का मुख्य, है ना, जो कारण था वो फ्रांस राजा का चार्ल्स एक्स था, ठीक है, यानी 10 था। एक ऐसा शासक था जो बहुत ही निरंकुश था। निरंकुश मतलब उसको अपने जनता से ज्यादा कुछ मतलब लगाव उगाव रहता नहीं था, अपनी मनमानी करने में रहता था। मतलब जनता क्या कह रहा है नहीं कह रहा उसको लेना देना उससे कुछ भी नहीं था। और प्रतिक्रियावादी यानी पुराने विचारों को मानने वाला और बदलाव का विरोधी था। वह फ्रांस में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी यानी अपने देश के प्रति जो प्यार बढ़ रहा था लोगों में, और जनतंत्रवादी जो लोगों के शासन और बराबरी के अधिकार के बारे में भावना जो बढ़ रहा था, उस भावना को वो क्या करना चाहता था? दबाना चाहता था। कौन भाई? यही ससुरा, ठीक है। आगे, है ना, पॉल ग्रिक की नियुक्ति और विवादित नीतियां। चार्ल्स 10 ने अपने शासनकाल में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम पॉल ग्रिक था। और पॉल ग्रिक, है ना, पहले से ही 18वीं लुइस
है ना, यानी चार्ल्स 10 किससे पहले का राजा के समय में एक ऐसा व्यक्ति था जो सामान्य लोगों को बराबर अधिकार देने के बजाय शक्तिशाली और अमीर वर्गों को ज्यादा अधिकार देना चाहता था, है ना। उदारवादियों का विरोध हुआ। चार्ल्स 10 ने पॉल ग्रिग के इन कामों से उदारवादी और बदलाव और ज्यादा अधिकारों के पक्ष में बहुत नाराज हो गया और उन्होंने इसे अपने अधिकारों के खिलाफ समझा और क्रांति की शुरुआत हुई। क्या हुई? क्रांति की शुरुआत हुई। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, ठीक है। हमने आपके बुक में जो भी चीज था उसे लाइन बाय लाइन उठा लिया है और एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं। ये नहीं कि कहीं कहीं से काट काट के रख रहा हूं। इसको समझाने के बाद जब खुद आप बुक पढ़िएगा तो खुद से भी आप बहुत सारी चीज एकदम एक एक चीज समझ जाइएगा, ठीक है। क्रांति की शुरुआत हुई। उदारवादी प्रतिनिधियों ने इस विरोध का सामना किया और इस विरोध के जवाब में चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 को 4 ऐसे आदेश जारी किए जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी थे। इन आदेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को एक गृह युद्ध हुआ, यानी देश के अंदर क्या हो गई? लड़ाई हो गई, शुरू हो गया। इसी घटना को जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। फिर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। क्या कहा कि कह रहा है क्या कि इन आदेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को एक क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? गृह युद्ध क्या कहते हैं? देश के अंदर की लड़ाई को हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। शुरू हो गया और इसी घटना को जुलाई 1830 की क्या कहा जाता है ना? क्रांति कहा जाता है ना। गृह युद्ध हो गया था, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि इस क्रांति के बाद चार्ल्स 10 को अपनी राजधानी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और इस तरह फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। और यही 1800 याद रखना, 1830 के क्रांति के बाद ही बुर्बो वंश की वहां से क्या है ना, कहानी भी क्या हो गई? खत्म हो गई। आगे क्रांति के बाद का फ्रांस, जब क्रांति खत्म हो गया तो उसके बाद का फ्रांस का कहानी क्या सीन है? बुर्बो वंश की जगह और है ना, क्योंकि उनकी कहानी तो क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना। ऑरलियंस वंश की क्या हुई? स्थापना हुई और जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश के बजाय है ना ऑरलियंस वंश को सत्ता सौंपी गई और इस नए वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों और आम जनता का समर्थन हासिल किया और संवैधानिक गणतंत्र की दिशा में काम की। लुई फिलिप की नीतियां उदारवादियों के पक्ष में थी और फ्रांस धीरे धीरे एक संवैधानिक गणतंत्र जहां एक संविधान के हिसाब से शासन चलता रहा बनने की दिशा में आगे बढ़ गया, ठीक है। चलिए 1830 की क्रांति का प्रभाव भी रहा। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की जीत, है ना। जुलाई 1830 की क्रांति ने यह दिखा दिया कि फ्रांस में कट्टर यानी राजशाही यानी पुराने राजा रानी का शासन चलने वाला नहीं है। राष्ट्रवादियों यानी देशभक्तों के विचारों के बीच संघर्ष में अब लोकतंत्र यानी लोगों का शासन होगा की जीत हो रही थी और यह क्रांति वास्तव में स्वतंत्रता और लोगों की बहुमत की सिद्धांतों की जीत थी, है ना। ये सारी भावना जग गई थी। आगे वियना कांग्रेस के उद्देश्य की विफलता उनका विफलता रहा और इस विफलता का कारण रहा था कि इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को फिर से जीवित किया और वियना कांग्रेस जिसका मकसद पुरानी व्यवस्था को वापस लाना था उसके उद्देश्य को पूरी तरह से असफल साबित कर दिया, ठीक है। खत्म कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूरोप पर प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का असर पूरे यूरोप पर पड़ा और इसे देश प्रेम की भावना को मजबूत किया, है ना। देश प्रेम की भावना भी मजबूत हुआ जिससे दूसरे देश में भी राजशाही के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। राजशाही नहीं चलेगा कि फलना का बेटा राजा है तो मतलब फलना राजा है तो उसका बेटा भी क्या होगा? राजा होगा। इस तरह की भावना बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। और पहचान मतलब विरोध हो गया। इस क्रांति के कारण यूनान, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में भी अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान के लिए आंदोलन तेज हो गया जो उस समय ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे साम्राज्यों में के अधीन थे। अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। 1830 क्रांति समझ में आ गया। अब समझते हैं 1848 की क्रांति क्या हुआ। लुई फिलिप शासन और है ना असंतोष, है ना, मतलब ये कर रहे थे वहां पे। लुई फिलिप एक उदारवादी यानी बदलाव के पक्ष में शासक तो थे लेकिन वह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी थे, है ना। बहुत महत्वाकांक्षी थे, है ना, ज्यादा मतलब अपेक्षा रखते थे। उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मेटरनिक जैसी, है ना, मध्य मार्गी और प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और 1840 में, है ना, उन्होंने गीजो को, है ना, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था और किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधारों के खिलाफ
था। ये इनकी बहुत बड़ी भूल थी। जनता में गुस्सा आ गया। लुई फिलिप निजी फायदे के लिए काम करते थे और उन्हें जनता के कामों में है ना कोई दिलचस्पी नहीं थे। उनके पास कोई दूरगामी आर्थिक योजना नहीं थी और ना ही विदेश नीति में सफल हो रहे थे। उनके शासनकाल में देश में गरीबी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से है ना गीजो और लुई फिलिप की है ना आलोचना होने लगी। याद रखना है ना, बेरोजगारी है ना गरीबी किसमें फैला था, तो ये पूछेगा लुई फिलिप, किसके कारण? लुई फिलिप और गीजो वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सुधारवादियों का आंदोलन है ना, सुधारवादी जो बदलाव चाहते थे 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक बड़ा भोज आयोजित करने वाले थे, जिसे सरकार ने रोक दिया है ना। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और दंगे शुरू हो गए। रोकने के बाद लुई फिलिप का पलायन 24 फरवरी को लुई फिलिप ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड भाग गया। 24 फरवरी को इस्तीफा। ये पूछेगा कितने फरवरी को, तो 24 फरवरी को। लुई फिलिप के भागने के बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। उन्हें 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार, मताधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी दी, यानी गणतंत्र की घोषणा कर दी उसके जाने के बाद। ठीक है। गणतंत्र मतलब जहां पे लोगों का शासन हो। गणतंत्रवादियों और सुधारवादियों में फूट। गणतंत्रवादी के नेता लुई ब्लैक और सुधारवादियों के बीच जल्द ही मतभेद शुरू हो गए, जिसे लुई नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने का है ना रास्ता साफ हुआ और इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? कि फ्रांस से बाहर प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस की पुरानी व्यवस्था को है ना क्या किया? खत्म किया, बल्कि इसका असर पूरे यूरोप पे पड़ा। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड जैसे देशों भी इससे क्या हो चुके थे? प्रभावित हो गए। ठीक है। आगे राष्ट्रवाद और एकीकरण को बढ़ावा। फिर क्या हुआ? राष्ट्रवाद और एकीकरण का बढ़ावा हुआ। इटली और जर्मनी में बहुत से लोगों ने अपनी एकजुटता और राष्ट्रीय एकीकरण यानी कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े देश बनाना है ना की मांग उठाई। वे एक ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर क्या हो? आधारित हो। और असंतुलन का प्रभाव भी पड़ा। यूनान, पोलैंड और हंगरी में उस समय की व्यवस्था के प्रति राष्ट्रवाद की भावना का प्रभाव देखा गया। और इटली का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। अब ये आपसे पूछेगा भाई इटली का क्या भाई? एकीकरण। क्या पूछेगा? इटली का एकीकरण। तो ध्यान से समझिएगा, इटली की पहचान पहले समझिए। 19वीं शताब्दी तक इटली केवल एक भौगोलिक नाम था, है ना, जहां वहां कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। लेकिन एकीकरण की जब भावना हुई तो इस कारण वहां राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्यार की भावना भी नहीं थी। इटली के एकीकरण के लिए आगे चलकर बड़े संघर्ष भी हुए। इटली में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी ज्यादा। इटली का एकीकरण कैसे? इटली के छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बने। एकीकरण से पहले का इटली। ठीक है, देख लीजिए, पहले केहन था और अब देखिए केहन है। ठीक है, सब जुड़ गया है ना, पहले अलग अलग था। ठीक है, देखिए यहां पे कहता है कि नक्शा में 2 नक्शे दिए गए हैं, है ना। नक्शा में कितने? 2 नक्शे दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला नक्शा है ना बाएं वाला, क्या है भाई? बाएं वाला पहला नक्शा। ठीक है, क्या बताता है? दिखाता है कि एकीकरण से पहले इटली कैसा था और यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरा नक्शा दाएं वाले दिखाता है कि एकीकरण के बाद इटली कैसे दिखा था, यानी एक बड़ा और एकजुट देश, है ना, देख सकते हैं, है ना, ये मिल गया तो एकजुट हो गया। ठीक है, पहले देखिए कैसे अलग अलग था। ठीक है ना। एकीकरण की समस्या इटली को एक करने में सिर्फ भौगोलिक समस्या ही नहीं थी, बल्कि कई और चुनौतियां भी थी। विदेशी हस्तक्षेप था, पोप का प्रभाव था। ठीक है, ये सारी है ना समस्या थी, है ना, उनको करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दूसरा बड़ा पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है, किसमें? एकीकरण की शुरुआत और नेपोलियन का रोल, है ना। एकीकरण की शुरुआत हुआ और उसमें नेपोलियन का रोल क्या रहा? तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही इटली में राष्ट्रवाद, अपने देशों के प्रति प्यार की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। फ्रांस और नेपोलियन का प्रभाव, फ्रांस में हो रही क्रांति और नेपोलियन के अभियानों का इटली पर बहुत गहरा असर पड़ा। नेपोलियन ने इटली के लोगों में नई सोच और जागरूकता लाई। नेपोलियन का योगदान, भले ही नेपोलियन का मकसद इटली को एकजुट करना नहीं था, लेकिन उसे अनजाने में ही इटली के एकीकरण में बहुत क्या कर दी? मदद कर दी। चाहता नहीं था लेकिन अनजाने में ही सही मदद हो गया। फिर अपनी जीत के बाद नेपोलियन ने इटली के 3 बड़े गणराज्य छोटे देशों में को बनाया, है ना, सीस, अल्पाइन
गणराज्य, लिगुरियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन है ना बनाया। उसने इटली में यातायात और सड़कें आदि और संचार व्यवस्था, खबरें भेजने की सिस्टम को भी बेहतर बनाया। इससे पूरे इटली में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था आई और लोगों में एकता की भावना बढ़ने लगी। वियना कांग्रेस के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद 1814 में है ना हुई वियना कांग्रेस में इटली को फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, लेकिन पिंडमाउंट और सार्डिनिया को 2 राज्यों को एक कर दिया गया और एकीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया। इस तरह धीरे धीरे इटली के एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ने लगा। इटली में नागरिक आंदोलन भी हुआ। नागरिक आंदोलन क्या हुआ? कहता है कि सुधारों की मांग हुई। 1820 के दशक से इटली के कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारें, नियमों में बदलाव के लिए आम लोगों के आंदोलन शुरू हो गए और कार्बोनारी दल, इन आंदोलन में एक गुप्त दल कार्बोनारी का भी बहुत योगदान था। इसका मकसद था कि वे शासकों को हटाकर गणराज्य, जहां लोग अपना शासक चुनते हो, स्थापित करे। और साथ ही साथ 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी दिखने के लिए मिला। 1830 में फ्रांस में हुई क्रांति का असर इटली पर भी और यहां पे भी नागरिकों आंदोलन में तेज हो गई। मेजनी का प्रयास रहा। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता ने मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का इस्तेमाल करके पूरे उत्तरी और मध्य इटली है ना मिलाकर एक जुट गणराज्य बनाने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया का विरोध, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इन राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से भागना पड़ा, है ना। मेजनी कौन था और उनका योगदान, है ना। मेजनी कौन था और उनका योगदान, ठीक है भाई। मेजनी कौन था और उनका योगदान हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेजनी कौन था और उनका योगदान, ठीक है। मेजनी और उनका क्या भाई योगदान क्या रहा, ठीक है। चलिए आइए, मेजनी और उनके योगदान, ठीक है। मेजनी कौन थे और उनका योगदान। मेजनी का व्यक्तित्व, मेजनी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, गणतंत्र के है ना विचारों के समर्थक थे और एक योग्य सेनापति भी थे। लेकिन वे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझ पाए, ना उनमें आदर्शवादी गुण ज्यादा थे और व्यवहारिक गुणों की कमी थी। हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी हार के बावजूद भी है ना मेजनी कभी हार नहीं मानी। 1848 की क्रांति और मेजनी की वापसी हुआ और सार्डिनिया, पिरामाउंट और चार्ल्स अल्बर्ट है ना दूसरी तरफ है ना ये सारी चीज को बढ़ाने का काम किया। और पोप का विरोध, पोप चाहते थे कि इटली एक धर्म राज्य बने, है ना, यानी चर्च के नियंत्रण में रहे। विचारों का टकराव हुआ, है ना, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप हुआ उसमें, इसको रोकने में, ठीक है। और फिर एक नए चीज आया, एकीकरण का द्वितीय चरण भी आ गया। क्या आ गया? द्वितीय चरण भी आ गया। शुरुआती असफलताएं 1848 तक इटली को एकजुट करने के जो भी प्रयास किए थे वे सब के सब क्या हुए? वे सब के सब असल में सफल नहीं हो पाए। बढ़ती जागरूकता और राष्ट्रवाद, लेकिन इन आंदोलन की वजह से लोगों में अपने देश के प्रति जागरूकता और राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम सब में बढ़ने लगा। और काउंट कुवर का प्रधानमंत्री बनना, अपनी नीतियों को लागू करने के लिए ट्विटर एंड एमुअल सेकेंड ने काउंट कुवर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट कुवर कौन थे और उनके योगदान तो मैंने पहले ही इनके बारे में बताया था, उनका क्या योगदान था सारा चीज। लेकिन एक चीज जान लीजिए, फ्रांस से दोस्ती, ऑस्ट्रेलिया को कमजोर करने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती का क्या बढ़ाया था? हाथ बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद क्रीमिया युद्ध में भागीदारी, 1853 से 54 में हुई क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने की घोषणा की। हालांकि इसका इटली को कोई सीधा फायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे फ्रांस को यह संदेश गया कि इटली फ्रांस के साथ है। पेरिस शांति सम्मेलन, युद्ध खत्म होने के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन है ना सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना पिडमाउंट को भी बुलाया गया। और इस सम्मेलन में काबुल ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के दखल को गलत बताया और इस समस्या को पूरे यूरोप के सामने रखा, जिससे काबुल की बात का वजन बढ़ा। नेपोलियन तृतीय से समझौता, काबुल ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक गुप्त समझौता किया। इसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध में है ना पिडमाउंट को सैन्य मदद देने का वादा किया। निस और सेवाएं का हस्तांतरण बदलने में काबुल ने फ्रांस को निस और सेवाएं नाम के 2 प्रांत देने का वादा किया और मध्य इटली मुद्दा को काबुल को सौंप दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 1859 से 60 में ऑस्ट्रेलिया से क्या भाई? युद्ध। सीमा विवाद से युद्ध की शुरुआत हुई। 1859 से 60 के बीच ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट के बीच सीमा को लेकर विवाद हो गया, जिसकी वजह से इटली में क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया और फ्रांस का समर्थन, इस युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना भेजी, जिसे ऑस्ट्रेलिया की बुरी तरह से हार होने लगी। ऑस्ट्रेलिया का नुकसान, ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य है ना लैम्बार्डी पर है ना पिडमाउंट का कब्जा हो गया, ठीक है। और नेपोलियन की चिंता, एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी
थी, और दूसरी तरफ नेपोलियन फ्रांस का सम्राट इटली में राष्ट्रवाद के तेजी से बढ़ने से डरने लगा था। उसे लगा कि उत्तरी और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में एकीकरण के लिए बड़े आंदोलन कर रही है और नेपोलियन के लिए सही नहीं था। फ्रांस के पीछे हटना, आखिर में वेनेसिया पर जीत हासिल करने के बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली, है ना। नेपोलियन तृतीय और काबुल के बीच समझौता, इनके बीच क्या हुआ? समझौता, शांति समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया का अधिकार जो था उनको दिया गया, है ना, और इटली की स्थिति को भी देखा गया, और काबुल मध्य और उत्तरी इटली पर भी, है ना, चर्चा हुआ और उसका भी एकीकरण किया गया, और नेपोलियन से समझौता करके, है ना, उसे प्रांत को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है, जनमत संग्रह का महत्व हुआ, मध्य इटली का एकीकरण हुआ, और फिर ऑस्ट्रेलिया की निष्कर्षता हुई, और जर्मनी एकीकरण की क्या समस्या सामने आई। दूसरी तरफ जो ये समस्या आई, एकीकरण की समस्या, उलझा हुआ था। फिर आगे देखते हैं गैरीबाल्डी कौन थे। तो गैरीबाल्डी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था सारा चीज की ये क्या थे, सारा चीज मैंने आपको बता दिया था। ये पेशे से क्या थे, लोगों का समर्थन करते थे, गणतंत्र थे, ये सारा चीज मैंने बता दिया था। गैरीबाल्डी की दक्षिणी अभियान, है ना, ये ज्यादा कुछ था नहीं, रोम का मुद्दा था और विचारों में भिन्नता थी, है ना, और पीरामाउंट की क्या सेना के बारे में, है ना, काबुल ने रोम की रक्षा के लिए पीरामाउंट का सेना भेजी थी। फिर है काबुल और रोम की योजना, है ना भाई, इनका योजना था कि काबुल गैरीबाल्डी से बात हुई और उन्होंने रोम के लिए एक अलग योजना बनाई, है ना, दक्षिणी क्षेत्र को सौंपा। गैरीबाल्डी को अंत में क्या त्याग देना पड़ा और भारतीय नेताओं पर, है ना, भी प्रभाव पड़ा। लाला लाजपत राय जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गैरीबाल्डी के चरित्र से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी भी क्या की थी, लिखी थी। ये पूछेगा जीवनी कौन लिखी थी, तो याद रखना है कौन लिखे थे, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, इटली का अंतिम एकीकरण देखा गया 1862 के बाद स्थिति। 1862 में युद्धों के बाद भी इटली का पूरा एकीकरण नहीं हो पाया था। रोम तथा वेनेसिया अभी भी इटली में मिलना बाकी था, और विक्टर एमुअल का प्रयास इटली के एकीकरण को पूरा करने के लिए बहुत ही तेजी में एमुअल के साथ था, है ना। आगे है इटली का अंतिम एकीकरण हुआ फ्रांस परसा युद्ध 1870 से 71 में। फ्रांस और परसा के जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बना के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध के कारण फ्रांस के लिए अब पोप यानी रोम को सुरक्षा देना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं घटी इसके अंतिम चरण में। ठीक है, पोप की अस्वीकृति हुआ और मुसोलिनी का समाधान हुआ और एकीकरण क्या हुआ, है ना, पूर्ण हुआ। इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, गैरीबाल्डी, काबुल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और राजा विक्टर एमुअल के योगदान से पूरा हो गया। इन सभी घटनाओं के पीछे राष्ट्रवाद की भावना सबसे ऊपर थी। ये महाभिभिआई पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला जर्मनी के फिर एकीकरण हुए, है ना, समान प्रक्रियाएं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन जैसे क्षेत्र में भी वैसी ही प्रक्रिया चल रही थी जैसी इटली में चल रही थी, जैसे उनका एकीकरण हुआ। दोनों का साथ एकीकरण, इसीलिए दोनों देश इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग साथ ही पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण का नक्शा, है ना, ये आप देख सकते हैं, दिया गया है आराम से। ठीक है, जर्मनी की स्थिति और एकीकरण की चुनौतियां क्या क्या आया था। एक भौगोलिक समस्या आई थी, फिर छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना था, और जो प्रोटेस्ट हो रहा था कैथोलिक का बंटवारा, वो चीज देखने के लिए मिला, है ना। शक्तिशाली और कमजोर राज्यों को मिलाना, प्रतिनिधि सभा रखना, राष्ट्रवाद की कमी जो है उसे पूरा करना, नेपोलियन का अप्रत्यक्ष प्रभाव को कम करना, है ना, ये सारी चीज थी, है ना। बुद्धिजीवियों और शिक्षा का योगदान, तो ये मतलब इसको थोड़ा स्किप कर देते, ठीक है, ये कोई खास नहीं। ठीक है, जैसे बुद्धिजीवियों का योगदान, इस दौरान जर्मनी में कई बुद्धिजीवियों जैसे, है ना, हीगेल, काउंट अंडरडंट, जैकब आदि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा। हीगेल का द्वंद्वबंद, बिस्मार्क के विचार, देशभक्ति की कविताएं और साहित्य, ये सब शिक्षा का योगदान उसमें रहा। ठीक है, आर्थिक परिस्थितियां और ये सारा चीज, ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है, इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। जर्मनी की शुरुआती, है ना, शुरुआती स्थितियां, ठीक है, उनकी क्या रही शुरुआती स्थितियां। जर्मनी का पिछड़ापन, मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी तक जर्मनी, है ना, सरले मार्क के नेतृत्व में संगठित, है ना, होकर लंबे समय तक ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में इसकी एकता पूरी तरह से बिखर गई। छोटे छोटे राज्य, जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नियम थे, जिससे लोगों में एकता थी। ठीक है, एकता नहीं थी, याद रखना, 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। धार्मिक मतभेद था, राष्ट्रवाद की कमी थी, नेपोलियन का क्या था प्रभाव था, ये सारा चीज वहां पे देखने के लिए मिला, है ना। बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादों का विकास,
है ना। तो बुद्धिजीवियों का योगदान रहा, कविताओं से देशभक्ति में मतलब राष्ट्रवाद जगाया, सांस्कृतिक पहचान मिली, ये सारा चीज, और प्रेरणादायक कहानी भी सुनने के लिए मिली, आधुनिक युग में प्रवेश किया, जो घटनाएं घट रही थी उन सब चीजों का। ये ना विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, कार्लसबाड आदेश किया गया, है ना। मेटरनिख इस आंदोलन के दबाने के लिए, है ना, कार्लसबाड नाम के आदेश जारी किए, लेकिन फिर भी जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना कम नहीं हुई और इससे एकीकरण के काम को आगे बढ़ने में मदद मिली। आर्थिक परिस्थितियां और जेलेवरिन, ठीक है, ये लगता है कि दोनों एक बार रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं बिस्मार्क की रक्त और लोह की नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है ये, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, है ना, कहते हैं कि बिस्मार्क का मानना, है ना, बिस्मार्क जिनकी तस्वीर पेज पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मानना था कि जर्मनी का एकीकरण केवल सैनिक ताकत, सेना की शक्ति से ही संभव था, इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रक्त और लोह की नीति अपनाई। अनिवार्य सैन्य सेवा, इस नीति के तहत उन्होंने अपने देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, यानी हर नौजवानों को सेना में काम करना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया का विरोध, बाद में उन्होंने 1830 में ऑस्ट्रेलिया की उस नीति का विरोध करना शुरू कर दिया जो पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को रोकना चाहती थी। इसी वजह से अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना को मजबूत होने लगी थी। मतलब इनका मानना था कि जो भी है युवा है उसे कहां, सेना में जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा देश के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्सा को मजबूत करना, बिस्मार्क ने पर्सा के अंदर से बहुत मजबूत किया और इस कारण पर्सा अब ऑस्ट्रेलिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया था। डेनमार्क पर आक्रमण, है ना, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में, है ना, सेल्सविग और हेलोस्टीन राज्यों के मुद्दे पर डेनमार्क पर हमला कर दिया और ये राज्य पहले डेनमार्क के अधीन थे, है ना। जीत के बाद राज्यों का बंटवारा, युद्ध जीतने के बाद, है ना, सेल्सिक पर्सा को मिला और हेलेस्टीन ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। जर्मनों की संख्या, इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या ज्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया रोकने का मकसद था कि बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया और उन्हें रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र में होकर जाने से रोकना, ताकि ऑस्ट्रेलिया जर्मन राष्ट्रवाद को कुचल ना पाए। ऑस्ट्रेलिया पर्सा युद्ध और जर्मनी का एकीकरण, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध मतलब जरूरी था, है ना। बिस्मार्क की नीतियों की तहत ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना तय था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमलावर साबित करना चाहते थे। फ्रांस से समझौता किया, फिर जो है इटली भी समझौता किया, ये सारी समझौता हुई, है ना। सेडन का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रेलिया की हार हुई और जर्मन एकीकरण का लक्ष्य क्या हुआ, पूरा हुआ। जर्मनी का अंतिम एकीकरण और सेडन का युद्ध, जर्मनी का समस्या क्या था, जर्मनी के बचे हुए कुछ हिस्से अभी भी फ्रांस के दखल के कारण एकीकृत नहीं हो पा रहे थे। पर्सा जर्मनी का एक राज्य के राजकुमार की स्वाभाविक, है ना, दावेदारी था, लेकिन फ्रांस इस पर आपत्ति कर रहा था। बिस्मार्क की चाल, बिस्मार्क ने इस बात को मीडिया में फैला दिया जिससे जर्मन राष्ट्रवादियों में फ्रांस के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, है ना। फ्रांस पर्सा युद्ध हुआ, सेडान की लड़ाई, है ना, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि और जर्मनी का उदय और एकीकृत का क्या राष्ट्र हुआ, है ना। बड़ी शक्तियों का उदय हुआ, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचार बढ़ा और हंगरी बोहेमिया में आंदोलन छिड़ गया, ये सारी चीज। ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना जग गई, ठीक है। यूनान में राष्ट्रवाद का फिर क्या हो गया, मतलब उदय हुआ, यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा, है ना, और पश्चिमी देशों का प्रभाव भी दिखने लगा और तुर्की साम्राज्य के अधीन यूनान भी, यहाँ पे भी सारे चीज अधीन होने लगे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का असर दिखने लगा, धर्म, जाति, संस्कृति का महत्व दिखा, ईसाई धर्म और रूढ़िवादी चर्चा हुई, ये सारी चीज हमें देखने के लिए मिला और यूनान की स्वतंत्रता की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तुर्की शासन का विरोध किया गया, फिलाके हिस्टोरिया की स्थापना हुई और इस तरह से जो है वहां पे स्वतंत्रता की क्या हुई, शुरुआत हुई। यूरोपियनों की प्रेरणा मिली, लॉर्ड बायरन का योगदान रहा, रूसी साम्राज्य का पक्ष रहा, ये सारी घटनाएं उसे बढ़ाने का काम किया और विद्रोह की शुरुआत हुई। यूनान का विद्रोह और यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप भी हुआ, रूस का समर्थन हुआ, ऑस्ट्रेलिया का विरोध हुआ, जार निकोलस समर्थन हुआ, है ना, ये सारी घटनाएं घटी। समझौता और युद्ध हुआ, है ना, संयुक्त कार्यवाही हुआ और तुर्की सेना की क्या हुई, हार हुई, ठीक है। एड्रियन नेपोलियन की संधि 1829 में हो गई और फिर यूनानी राष्ट्रवादी का इनकार हुआ, इस तरह से सारा चीज हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस का पक्ष देखने के लिए मिला। यूनान की पूर्ण स्वतंत्रता, कहते हैं यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित करना 1832, अंततः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और ऑटो का राजा, है ना, बावेरिया के राजकुमार ओटो को, है ना, स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया। रूस का प्रभाव कम हुआ, इस तरह यूनान पर रूस प्रभाव भी कम होता गया, ठीक है। हंगरी में राष्ट्रवाद हुआ,
है ना, राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगा, है ना, हंगरी में भी फैला, नेताओं का योगदान रहा, केसूत के विचार हुए, ठीक है ना, केसूत लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, उन्हें वर्गहीन समाज, ऐसे समाज जहां कोई छोटा बड़ा नहीं हो, कि अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर शुरुआत में पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। आगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव हुआ, सरकार का दबदबा रहा, ऑस्ट्रिया का झुकाव हुआ, स्वतंत्र मंत्री परिषद बने, है ना, और प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा सेना में हुआ, प्रेस मतलब मीडिया, है ना, समानती प्रथा का अंत हुआ, है ना, समानती प्रथा क्या होता है, समानती प्रथा को खत्म कर दिया गया और संसद की बैठक हुई, है ना, और परिणाम इस तरह आंदोलन में हंगरी को अपने राष्ट्रीय पहचान दिलाई, ठीक है। पोलैंड में राष्ट्रवाद शुरू हो गया, है ना, फिर उसके बाद विद्रोह हुआ, फिर बोहेमिया में राष्ट्रवाद शुरू हो गया, बोहेमिया में राष्ट्रवाद जारी रहा और इस तरह से संविधान का प्रस्ताव आया और फिर संविधान बना, सारा चीज हुआ और राष्ट्रवाद का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर सब कोई धीरे धीरे मिल करके एक नए राष्ट्रवाद का, है ना, उदय किया। और कुछ नकारात्मक भी कहता है ना कि जब पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, तो कुछ नकारात्मक भी देखने के लिए मिला, ठीक है। शस्त्रों की होड़ हुई, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध हुआ, है ना, और फिर ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड वॉर और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, भी हुआ, है ना। कहते हैं कि इस सब बातों ने देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया, जिससे कई बड़े युद्ध हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए, ठीक है, याद रखना है ना। बाल्कन और क्षेत्र और उसका क्या महत्व है ना, तो भौगोलिक स्थिति था, ये सब चीज इसके बारे में दिया गया था, तो इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। तुर्की साम्राज्य का पतन 19वीं सदी में, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की पुराने साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और लास्ट में क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कहानी राष्ट्रवादी, है ना, प्रतिस्पर्धा और प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, स्टार्ट हो गया इन सब के बाद और फिर धीरे धीरे, है ना, ये उपनिवेशों की तलाश, बाजार और कच्चा माल और गुटबंदी, प्रथम विश्व युद्ध का कारण, इन सभी चीजों ने मिलकर ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिससे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, है ना, शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा ये जो पॉइंट है बिस्मार्क के बारे में, उनकी, है ना, रणनीति थी, है ना, शांति की नीति, फ्रांस के अलग थलग करने की नीति, ये सारा चीज, है ना, समझौता और गुट परिणाम, इस तरह से इनकी कहानी क्या होती है, खत्म होती है माय डियर। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में क्या था, मुख्य रूप से इस चैप्टर में यही था कि भाई राष्ट्रवाद की भावना जगी, है ना, लोग जो है मांग कर रहा था कि भाई सब चीज एक हो, है ना, स्वतंत्रता हो, समानता हो, लोकतंत्र हो, जनतंत्र हो, एक संविधान हो, सबके लिए बराबर हो, कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई भी ना हो, है ना। बहुत सारे आए इसको दबाने का प्रयास किए, लेकिन अंततः ये दबा नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया और इस चैप्टर की कहानी यहाँ पे क्या होती है, दी एंड होती है। और अब जो आपको हम लेकर आएंगे इसका सेकंड क्लास, यानी सेकंड दैट मींस सेकंड जो लेकर हम आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, इस चैप्टर में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, सो तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए, है ना, आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। टेक केयर, जय हिंद।